इसके बाद यदि हम बात करें तो अर्थशास्त्र में जासूस को क्या कहा जाता था, एक प्रश्न तो ये है। तो मैं बता देता हूं कि अर्थशास्त्र में जासूस को चर कहा जाता था। और मेरा प्रश्न आपसे ये है कि भारत का वह पहला ग्रंथ कौन सा है जिसे भारत का जासूसी ग्रंथ कहा गया। और अगला वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन मेरा आपसे ये है, यदि आप पढ़ने वाले छात्र हैं तभी आप इसका आंसर देंगे, क्या कि जो अर्थशास्त्र है यह किस भाषा में और किस लिपि में लिखा गया है। अर्थशास्त्र के लेखक आप जानते हैं, उनका नाम कौटिल्य या विष्णुगुप्त या चाणक्य भी कहा जाता है। आपने बताना ये है कि अर्थशास्त्र जो है चाणक्य द्वारा किस भाषा व किस लिपि में लिखा गया है। कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और इससे भी आगे 500 रुपए का एक सवाल आगे वीडियो में, रोको मत अभी देखते रहो, आगे वीडियो में 500 रुपए का एक सवाल आपके लिए आएगा। तो तीसरे पॉइंट की यदि हम बात करें तो तीसरा पॉइंट यही लिख लेंगे कि अर्थशास्त्र में जासूस को चर कहा गया है। अर्थशास्त्र में जासूस को क्या कहा गया है, चर कहा गया है। और चौथे पॉइंट की यदि हम बात करें तो चौथा पॉइंट ये मिलता है कि मौर्य काल में सबसे छोटी इकाई जो थी वह ग्राम थी। और यदि हम वेदों की बात करें तो वेदों में सबसे छोटी इकाई क्या बताई गई थी, परिवार। यानी परिवार, परिवार के बाद कुल, कुल के बाद ग्राम, ग्राम के बाद विश्व, विश्व के बाद जन, जन के बाद जनपद और जनपद के बाद महाजनपद। लेकिन मौर्यकालीन सबसे छोटी इकाई जो थी वह क्या थी, ग्राम थी, जिसका मुखिया ग्रामीक कहलाता था। तो चौथा पॉइंट, मौर्यकालीन सबसे छोटी इकाई, मौर्यकालीन सबसे छोटी इकाई क्या थी, ग्राम थी। और इसका जो मुखिया था वो मुखिया क्या कहलाता था, ग्रामीक कहलाता था, मुखिया। फिर इसके बाद प्रश्न बनता है कि मौर्य काल में सर्वोच्च अधिकारी यानी सबसे बड़ा अधिकारी कौन था। तो सर्वोच्च अधिकारी जो था वह सम्राट था। यानी सम्राट से बड़ा तो कोई हो ही नहीं सकता ना, बिल्कुल सही बात। तुम ही बताओ चलो कि मौर्यकालीन सबसे छोटा अधिकारी कौन था। बिल्कुल सही जवाब, मौर्यकालीन सबसे छोटा अधिकारी जो होता था उसको कहा जाता था छोटा गोप। और ये 10 गढ़ों का प्रशासक होता था। तो अगला पॉइंट हम यही लिखेंगे, मौर्यकालीन सबसे यानी सर्वोच्च अधिकारी, सर्वोच्च अधिकारी, सर्वोच्च अधिकारी जो होता था वह सम्राट होता था। तथा सबसे छोटा अधिकारी, सबसे छोटा अधिकारी जो होता था उसको कहा जाता था छोटा गोप, छोटा गोप। और यह 10 गणों का प्रशासक, 10 गणों का प्रशासक होता था। स्क्रीनशॉट लो इसका, जल्दी आगे बात करते हैं। इसके बाद यदि हम बात करें तो जैसे कि अभी हमने जाना था कि जो सर्वोच्च अधिकारी होता था वह सम्राट होता था। फिर अगला प्रश्न ये बनता है कि मौर्य काल में जो सर्वोच्च न्यायालय होता था यानी सबसे बड़ी अदालत, जैसे वर्तमान में हम बात करते हैं भारत का जो सर्वोच्च न्यायालय है सुप्रीम कोर्ट, उच्चतम न्यायालय कहाँ पर है, दिल्ली पर, दिल्ली में। तो वैसे ही सर्वोच्च न्यायालय जो होता था वह राजधानी में होता था। और राजधानी में कौन होता था, राजा यानी सम्राट। और उसका जो सर्वोच्च अधिकारी यानी मुख्य न्यायाधीश होता था उसे कहा जाता था धर्माधिकारी। फिर प्रश्न बनता है कि जो गुप्तचर थे, अभी हमने जाना था कि अर्थशास्त्र में जो जासूस होते थे उसे चर कहा गया, लेकिन गुप्तचरों को क्या कहा गया, गूढ़ पुरुष भी कहा गया था। और जो पूर्ण राजदूत होते थे जिन्हें बाहर जाकर के राजदूती करने का मौका मिलता था उनको निष्ठार्थ दूत कहा जाता था। लेकिन जो विशेष राजदूत होते थे जो दरबार की खबरें राजाओं को देते थे उसको कहा जाता था शासनहार, जो शासन व्यवस्था के बारे में जानकारी के कैसे चल रहा, कहां पर कौन कार्य कर रहा है। अगला प्रश्न, जो राजस्व प्रभारी होता था, जो राजस्व वसूलता था उसको क्या कहा गया, उसको कहा गया था समनहर्ता। फिर प्रश्न पूछा जाता है कि स्वतंत्र रूप से वेश्यावृत्ति करने वाली महिलाएं क्या कहलाती थी।
यानी यदि हम बात करें अशोक की, तो अशोक के शासन काल में वेश्यावृत्ति प्रचलन में थी, और अशोक के शासन काल में दास प्रथा भी प्रचलन में थी अशोक के शासन काल में, यानी दासों को खरीदा व बेचा जाता था, गुलाम वाली व्यवस्था वहां पर थी, गुलामी। तो स्वतंत्र रूप से वेश्यावृत्ति करने वाली जो महिलाएं होती थी वो रूप जीवा कहलाती थी। फिर प्रश्न आता है कि सेना की जो समितियां थी, यह सेना कितने भागों में विभाजित थी? 6 भागों में विभाजित थी। और मौर्य काल में जो मुद्रा थी, उस मुद्रा को क्या कहा जाता था? तो एक तो प्रश्न आता है कि मौर्य काल में सर्वाधिक प्रचलित मुद्रा कौन सी थी? तो वो कर्षापर्ण, या केवल एक शब्द आता है लिखा हुआ क्या? पर्ण। कि मौर्यकालीन प्रसिद्ध मुद्रा जो थी उसका नाम क्या था? पर्ण, और पूरा नाम था कर्षापर्ण, और ये चांदी की मुद्रा थी। तांबे की मुद्रा जो थी उसे काकड़ी कहा जाता था, और स्वर्ण मुद्राएं भी प्रचलन में थी। तो 3 प्रकार की मुद्राएं मौर्य काल में देखने के लिए मिलती हैं। अगला क्वेश्चन, अशोक का मुख्य उत्तराधिकारी। तो देखिए, यदि हम बात करें तो अशोक के जो उत्तराधिकारी थे वो इतने महान नहीं थे, इसलिए अशोक के बाद ही मौर्य साम्राज्य का पतन होता चला गया। लेकिन कुछ उत्तराधिकारी थे, जैसे एक था कुरान, इसने 8 वर्ष शासन किया था। दूसरा दशरथ, इसने भी 8 वर्ष शासन किया था। अन्य जो शासक रहे, जो उत्तराधिकारी रहे, उनमें था संप्रति, शालिशुल्क, देववर्मन और शतधनुष। यदि हम बात करें मौर्य वंश के अंतिम शासक की, तो मौर्य वंश का जो अंतिम शासक था उसका नाम था बृहद्रथ, और इस बृहद्रथ की हत्या कर दी थी पुष्यमित्र शुंग ने। पुष्यमित्र शुंग ने इसकी हत्या कर दी थी 185 ईसा पूर्व में, और इसकी हत्या करने के बाद ही पुष्यमित्र शुंग ने शुंग वंश की स्थापना कर दी थी। ठीक है, तो यदि हम बात करें तो एक तो प्रश्न ये आता है कि मगध साम्राज्य में सबसे पहला उत्पन्न राजवंश कौन सा था? बृहद्रथ वंश, और उसका संस्थापक कौन था? बृहद्रथ। और जो मौर्य वंश का सबसे अंतिम शासक जो था उसका नाम भी क्या था? बृहद्रथ था। अब इसके बाद हम बात करेंगे क्या? पुष्यमित्र शुंग की, और पुष्यमित्र शुंग की भी यदि हम बात करें तो मौर्योत्तर काल उसको बोलते हैं, यानी ब्राह्मण साम्राज्य। तो मैं समझ सकता हूं कि आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, नहीं लिया है तो दोबारा ले लीजिए। चलिए, अब हम बात कर लेते हैं मौर्योत्तर काल की, और मौर्योत्तर काल में हम बात करेंगे किसकी? ब्राह्मण साम्राज्य की। तो अशोक की या मौर्य काल की थोड़ी सी बातें रह गई थी, ये मैंने यहाँ पर लिख दी, ये अगले वीडियो में बात करें। बताओ, इसी वीडियो में बात करें या अगले पार्ट में? चलिए बात कर लेते हैं मौर्योत्तर काल की। स्क्रीनशॉट लो इसका। तो दोस्तों, मौर्योत्तर काल यानी ब्राह्मण साम्राज्य की यदि हम बात करें तो यहाँ से पहला प्रश्न तो ये बनता है, एक मौर्य काल। मौर्य काल किसको कहा गया? मौर्य काल उसको कहा गया जिसमें मौर्य वंश के शासकों का उदय हुआ, और मौर्य वंश के शासकों ने शासन किया, शासन व्यवस्था को चलाया। और सबसे अंतिम में महान मौर्य वंश का शासक जो था वह अशोक था। अशोक के उत्तराधिकारी इतने अच्छे या प्रसिद्ध या बाहुबली शासक सिद्ध नहीं हो पाए, जिसके बाद के मौर्य वंश का पतन होना शुरू हो गया अशोक के बाद, क्योंकि अशोक ने तो बौद्ध धर्म अपना लिया था, रण घोष के स्थान पर धर्म घोष को अपना लिया था। फिर हम बात करते हैं कि अशोक के उत्तराधिकारियों के बाद या मौर्य वंश के बाद जो काल आया उसको कहा गया मौर्योत्तर काल। मौर्य काल के बाद जो काल आया उसको कहा गया मौर्योत्तर काल, और मौर्योत्तर काल में ब्राह्मण राजा हुए तो उसको ब्राह्मण काल या ब्राह्मण साम्राज्य भी कहा जाता है। यदि हम बात करें कि मौर्योत्तर काल को कितने भागों में बांटा गया, तो मौर्योत्तर काल को 2 भागों में बांटा गया। नंबर 1 विदेशी, और नंबर 2 देशज वंश। विदेशी वंशों की यदि हम बात करें तो जिसमें विदेशी आक्रमणकारी हमारे देश में आए और आकर के बस गए और उन्होंने शासन करना शुरू कर दिया। जैसे हम बात करते हैं हिंद यवन की, शकों की, पल्लवों की और कुषाणों की, तो ये हमारे भारत के नहीं थे। हिंद यवन शासक
शक, पल्लव, पार्थिव या कुषाण। और यदि हम बात करें देशज की तो गुप्त वंश, शुंग वंश वगैरह वगैरह। तो ये सारी बातें करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, यानी अगले पार्ट में हम बात करेंगे। आज के लिए इतना ही, कल शुरुआत करते हैं मौर्योत्तर काल या ब्राह्मण साम्राज्य की। तब तक के लिए बने रहिए आप हमारे साथ अपनी जिगरी क्लास मास्टरमाइंड बीपीएस यूट्यूब चैनल में। वीडियो को लाइक शेयर करें, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करें। कल मुलाकात होती है, तब तक के लिए जय हिंद।